नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फार्मूला अपनाएगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को डीके का साथ मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर में हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर चर्चा करेंगे और चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजस्थान से, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। पहली खबर में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश के नेताओं के साथ साथ देश भर के अन्य कांग्रेसी नेताओं का साथ मिलने वाला है। कांग्रेस के नए संकट मोचक बनकर उभरे डीके शिव कुमार को अब तक दक्षिण भारत के लोग बखूबी जानते थे, लेकिन आने वाले दिनों में डीके की एमपी की राजनीति में अहम भूमिका होने वाली है। दरअसल कर्नाटक का मुद्दा सुलझने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिक गया है। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शिव कुमार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के साथ चुनाव प्रबंधन का कामकाज देखेंगे। इसके अलावा यूपी के प्रमोद तिवारी और हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा भी मध्य प्रदेश में अपना डेरा जमाने वाले हैं। इन नेताओं के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात के कांग्रेसी नेता भी चुनावी कामकाज के सिलसिले में मध्य प्रदेश का रुख करने वाले हैं। इन सभी नेताओं को उन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहां कांग्रेस पिछले 3 या 4 चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को प्रदेश में आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमले और तेज करेगी। संभावना इस बात की भी है कि पे सीएम पोस्टर कैंपेन का कोई नया वर्जन मध्य प्रदेश में देखने भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव निकट आने वाले हैं और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि भले ही अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गाहे बगाहे चुनावी शंखनाद की बातें हो जाती हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली है और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस उत्साह में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भर गया है। और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो बनी थी, लेकिन 15 महीने बाद की सरकार के कार्यकाल के बाद में उस सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता पर काबिज हो गई है। और जिस तरह से देखा जा रहा है, बातें सामने आ रही हैं कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के लोग, हम बात करें कर्नाटक से जो डिप्टी सीएम बनाने की जिनको बात की जा रही है, और डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो फार्मूला है वह वहाँ लागू किया गया है और उसमें कांग्रेस को सफलता मिली है। ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि वही फार्मूला लेकर के यहाँ मध्य प्रदेश में भी उनकी एंट्री होने वाली है। और जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 40% की सरकार, 40% कमीशनखोरी की सरकार का आरोप लगाया था और पोस्टर कैंपेन की थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी पे सीएम का अभियान चला सकती है कांग्रेस। और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। द्विवेदी जी, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं और चुनाव में कमलनाथ को केवल डीके शिव कुमार नहीं, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से हैं और हिमाचल से भी कुछ लोगों का साथ उनको मिलने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है इसलिए इनका साथ ले रही है, या फिर वहाँ के जो अनुभव हैं, वहाँ के फार्मूले मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए इन लोगों का साथ कमलनाथ लेने वाले हैं? देखिए, संगठन को लेकर के जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं और जी। भी हमने कर्नाटक में जो चुनाव देखे हैं, जी। और आपने देखा होगा कि पूर्व में कांग्रेस की जो जमीनी हकीकत थी वो बहुत ही पीछे चली गई थी और जी। उनको अपने संगठन मजबूत करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कर्नाटक के जो अभूतपूर्व परिणाम आए हैं, जी। उनको देखकर लगता है कि कांग्रेस कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो रोल बैक है वह चुनावी राजनीति में कर रही है। जी। और इसको लेकर के जो वरिष्ठ नेता है वह लगातार मंथन और चिंतन का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं हम्म। और विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं, एजेंडा सेट हो रहे हैं। इसको लेकर के जो देखा जा रहा है वो आमतौर पर ये है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और जहां जहां पे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, उनको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उनका एक बड़ा कैंपेन कराया जाए, जी। एक बड़े रूप में उनकी जनसभा या जन रैली कराई जाए। जी। इसको लेकर के लगातार चिंतन मनन और बैठकों का दौर कांग्रेस मुख्यालय में जारी है जी। और लगातार कांग्रेस इन चीजों पर चिंतन और मनन कर रही है।
जी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वह राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक, यहाँ के जो भी सीनियर लीडर होंगे वो मध्य प्रदेश का रुख करेंगे जी और हो सकता है यहाँ पर उनकी जनसभाएं देखने को भी मिले। जी। यहाँ एक बात जरूर सामने आ रही है कि जिस तरह से कि कांग्रेस ने एक लिस्ट बनाई है 66 सीटों की, उन 66 विधानसभा सीटों की जहां पर कांग्रेस 2, 3 या 4 चुनाव से जीती नहीं है, तो उन सीटों पर कांग्रेस का ज़्यादा फोकस है और वहां अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बना रखी है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं वो सीटें। तो इन नेताओं के आने से क्या कांग्रेस उन सीटों पर सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो चुनाव होता है ये बहुत ही समीकरणों पर कार्य होते हैं इन जी चुनाव में, जी और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जाता है ये सबसे बहुत ही अहम बात होती है। अब देखने में जो आ रहा है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं, तो अभी हमने जो देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस घोषणाएं कर रही है, जी चाहे जी बहनों के लिए वो 1500 रुपए हाँ महीने जी या रसोई गैस सिलेंडर की उसकी बात करी है, और अभी हमने पूर्व में कल परसों में जो ये बिजली बिल 100 यूनिट बिजली का जो वादा किया है, तो इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है वो जनता के बीच लगातार जा रही है। अब आने वाले चुनाव में देखना ये रोचक हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतरेगी, जी क्योंकि जिस प्रकार से अभी लगातार कांग्रेस भाजपा पे हमला बोल रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे, भर्ती घोटालों के मुद्दों पे लगातार कांग्रेस आक्रामक रूप अपना रही है। तो वही अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जाती है, और स्वाभाविक बात है कि जिन नेताओं के फार्मूले अन्य राज्यों में सफल हुए हैं, कांग्रेस उन फार्मूलों को लेकर के और उन नेताओं के साथ लेकर के मध्य प्रदेश में एक नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरने वाली है। हालांकि परिणाम क्या होगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नेताओं ने कहा है कि यहाँ यह जो बैठक है निरंतर है और यह रूटीन की बैठक है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूरे देश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नए दौर में नई व्यवस्था के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत हम नए संकल्प लेकर आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ ही मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में आए पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि हर 3 में से 4 महीने में कार्य समिति की बैठक होती है। इस बैठक में हम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही लाल सिंह आर्य ने कहा कि कमलनाथ पर निशाना साधा उन्होंने और कटाक्ष करते हुए कहा है कि कमलनाथ केवल जनता को बरगलाना जानते हैं, उन्हें किसी भी घोषणा को पूरा करना नहीं आता, वह केवल झूठ बोलते हैं। आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर के लाल सिंह आर्य ने कहा कि कमजोर सीटों पर हर पार्टी की नज़र होती है, सभी दलों की चाहत होती है कि उन सीटों पर जीत हासिल करें। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर और विधानसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर, और साथ ही साथ मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में एक कैंपेन प्लान किया जा रहा है। इन विषयों पर चर्चा होगी, योजना बनेगी और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। नए दौर की नई व्यवस्था की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नए समय में ये हम आगे बढ़ कर के नए संकल्प ले रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में हमारे अपने की विभाग में, किसी भी विभाग में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कल ही कटनी के प्राचार्य को भी सस्पेंड किया है। ये उसके पहले हमने अपने विभाग के अंदर होने वाली गड़बड़ी के आधार पर अपनी नोटशीट पे एक ओएसडी को बर्खास्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे सारे कामों में हमारे साथ हैं। विभाग दक्षता से काम कर रहा। आने वाली 25 मई को दोबारा नया सत्र प्रारंभ हो रहा। नए सत्र की नई व्यवस्था में कार्यकर्ताओं के साथ हम अपने सभी नए मतदाताओं का भी अभिनंदन करेंगे और कॉलेज में विद्यार्थियों का स्वागत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
कि कार्य पद्धति में हर 3-4 महीने में प्रदेश की कार्य समिति संपन्न होती है, ऐसी मोर्चों की होती है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की आज कार्य समिति है और आगामी 3-4 महीने के जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर क्रियान्वयन की दृष्टि से मंथन होता है। ये कार्य समिति मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के बारे में विचार होता है। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक और प्रदेश के सभी नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए, सभी वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ चुनावी बिगुल बच चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि मोदी के 9 साल, नरेंद्र मोदी के सुशासन के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे होने वाले हैं, तो इसको लेकर के भी चर्चा हुई है कि वह एक कैंपेन चलाया जाएगा। और जैसा कि देखा भी जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं का भी कहना है कि पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव हो, राज्य के चुनाव हैं या फिर लोकसभा चुनाव, तो स्वाभाविक बात है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उनके चेहरे पर लड़े जाते हैं, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की जिस तरह से हस्तक्षेप होता है, उनका वहां पर चुनाव प्रचार कैंपेन चलता है, तो उसको लेकर के नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरे देश में चुनाव लड़ने की बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी में। और इसी तारतम्य में नरेंद्र मोदी के सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने पर कैंपेन चलाया जाएगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में उस कैंपेन का भी असर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले यह कैंपेन चलाया जाएगा और इस कैंपेन को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चलाया जाएगा। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह। विवेक, कार्य समिति की बैठक में और क्या कुछ सामने निकल के आया है, रणनीति पर जो चर्चा हुई है, क्या है वहाँ नेताओं का वक्तव्य? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और साथ ही जो मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वीरेंद्र कुमार खटीक की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें या फिर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय इसमें शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो आपने सवाल किया है कि आखिर क्या कुछ नेताओं के बयान निकल कर सामने आए हैं, तो हम बैठक के पहले के बयानों की बात करें तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनके अलग अलग बयान निकलकर सामने आए हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान की, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्या कुछ रणनीति तय होने वाली है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक रणनीति तय की जाएगी, संगठनात्मक रणनीति तय की जाएगी और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तय की जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर नाराज नेताओं को मनाने को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनसे भी हमें चर्चा करेंगे और ऐसे नाराज नेताओं को मनाने की हम कोशिश कर भी रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मोहन यादव के बयान की, तो मोहन यादव ने बैठक को लेकर भी कहा और साथ ही सरकार को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, एक ओएसडी को बर्खास्त किया गया है और साथ ही अगर हम बात करें कटनी के बरी के प्रिंसिपल को निलंबित करने का काम किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या, जैसे कि वो जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं, यदि हम बात करें जयंत मलैया की बात करें, क्या गौरीशंकर बिसेन या गौरीशंकर सेजवार, सत्यनारायण सत्तन भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जयंत मलैया इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। सत्यनारायण सत्तन की अगर बात करें तो वह भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है जयंत मलैया का, हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने ऑफ कैमरा जरूर बात की है और उन्होंने कहा है कि उस बैठक में वह आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब चुनाव है और ऐसे में पार्टी से आमंत्रण उनको मिला था तो इस बैठक में वह शामिल होने पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नाराज नेताओं की, जो आपने सवाल किया है कि जो नाराजगी, जैसे सत्यनारायण सत्तन का आपने जिक्र किया है, गौरीशंकर सेजवार का आपने जिक्र किया है और जयंत मलैया का जिक्र किया है, तो जयंत मलैया पहुंचे हैं लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। अब उनको कैसे उनकी नाराजगी जो है वह दूर पार्टी कर पाती है, यह जरूर देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भले ही पार्टी के नेता कह रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो कार्यप्रणाली चल रही है उस कार्यप्रणाली को लेकर के बैठक हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह। और जिस तरह से बात सामने है कि भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में नेता तो आए हैं, सभी नेता आए हैं, लेकिन वो नेता जिनकी बात हम चर्चा कर रहे हैं कुछ नाराज चल रहे थे, उनमें से भी कुछ नेता कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही बैठक में शामिल हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल बाद मुख्यमंत्री को बहनों की याद आई है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की 130 से 135 सीटें आने की उम्मीद है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली की तुलना बजरंग दल के गुंडों से की है। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली को अपमानित किया है। सभी जानते हैं कि बजरंग दल के लोग क्या कार्य करते हैं। साथियों, अगर सरकार हमारी आती है तो जिन पंचायत राज अधिकार के अंतर्गत लाखों लोगों को रोजगार मिला था वही फिर से हम लागू करेंगे। आज सरपंचों की हालत यह है कि सरपंच चुन तो गए लेकिन उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं और सारा सरकारी तंत्र हावी है। इसी प्रकार जनपद पंचायत और जिला परिषद के भी सारे अधिकार छीन लिए। इस बार भी गेहूं की खरीदी में काफी घपला हुआ है। इस बार मूंग की फसल बहुत अच्छी है। उसकी खरीद की व्यवस्था अभी से चालू कर देना चाहिए ताकि फसल आने पर उसमें विलंब न हो। हम ये भी कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को 20 साल बाद अपने बहनों की याद आई जो लाडली योजना लाए। 20 साल तक इंतजार क्यों किया आपने? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्तमान सरकार पर, शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना जो चल रही है वह 20 साल बाद याद आई है क्योंकि चुनाव का समय आ गया। वहीं उन्होंने दावा भी किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2018 में जिस तरह से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी और 130 से 135 सीटें कांग्रेस जीत करके आएगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है खासतौर से उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां पर पिछले कई चुनावों से कांग्रेस वहां जीत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में उन्होंने अंचल के माध्यम से अंचल वाइज उन्होंने दौरे कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि इसके पहले उन्होंने बुंदेलखंड दौरा किया, फिर मालवा क्षेत्र में रहे हैं और बघेलखंड का भी उन्होंने दौरा किया है और पिपरिया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब यह जो क्षेत्र है महाकौशल से लगा हुआ क्षेत्र है, महाकौशल के क्षेत्र में उन्होंने अब दौरा कर रहे हैं और वहाँ की विधानसभा वाइज नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस के वो नेता जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि पार्टी के बड़े नेता उनकी पूछ परख नहीं करते हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिल करके उनसे उनकी समस्याएं जान करके या कोई नाराज़गी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह लगातार दौरे पर हैं, उनको उन खास सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस 130 या 135 सीटें लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी। जिस तरह से बातें हो रही हैं चुनाव की तैयारी को लेकर, हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता दीपेश पटेल। दीपेश, देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है तो इसके साथ उन्होंने और क्या कहा है? सरकार पर निशाना तो साधा ही है, लेकिन जो उन्होंने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 130 से 135 सीटें आएंगी, उनके दावे की क्या वजह है और वहाँ पर स्थानीय नेताओं की क्या चर्चा हुई है दिग्विजय सिंह से? जैसे कि सर आपको मैं बता दूं जी कि पिपरिया में जिस प्रकार से 130 से 135 सीटों की बात हुई है जी, तो यहाँ पर जितने भी दावेदार थे उनसे अकेले में जाकर बात की गई है। और क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान? किस सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की रणनीति के बारे में कोई चर्चा की है उन्होंने? जी, पत्रकारों से चर्चा ये की गई है कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, हाँ, जो कर्जा माफ कर रहे थे किसानों का, लेकिन कर्जा माफ हो रहा था फिर भी भाजपा जो आरोप लगा रही है कि कर्जा माफ नहीं हुआ है,
लेकिन कर्जा माफ हुआ है, ऐसा उनका बोलना है। विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो दावेदार हैं वो उन्होंने जो बैठक की है, तो क्या इस बात को लेकर स्थिति तय हुई है कि किसके सहमत में ज़्यादा वहाँ पर जनता किसकी सहमति है, या फिर जनता का रुझान किसके साथ है, जनाधार किसका ज़्यादा प्रबल लग रहा है वहाँ पर? यहाँ पर भाजपा का ज्यादा रहा है, कांग्रेस का बहुत कम रहा है। नहीं, भाजपा के जो कोशिश कर रहे हैं या दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, उनमें कौन ऐसे लोग हैं जो दिग्विजय सिंह से मुलाकात की जिन्होंने? ऐसा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता दिवेश पटेल। और जिस तरह से बात सामने आ रही कि दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 130 से 135 सीटें आएंगी और उसके बाद में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं और विधानसभा वाइज जाकर के स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो राजस्थान से है कि राजस्थान की राजनीति में पल पल समीकरण बदल रहे हैं। बदलते समीकरण के तहत सीकर लोकसभा से कांग्रेस सांसद रहे सुभाष महारिया ने इस्तीफा दे दिया है। महारिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा है कि हमने पार्टी के लिए मेहनत की, सीकर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों में जीत भी दिलाई। 2019 में कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्र हार गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक एक भी समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की गई है। पार्टी ने राज्य में घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें भी भुला दिया गया है। महारिया ने किसान कर्जमाफी और बेरोजगारों के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि किसान और युवा ठगासा महसूस कर रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, ऐसे में कांग्रेस में बने रहना मेरे लिए संभव नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी का दौर भी शुरू हो गया है। 2016 में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया ने आज एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सुभाष महारिया के साथ पूर्व आईपीएस गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व आईएएस पीआर मीणा, डॉक्टर नरसी किराड़ ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में महारिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 96 में जब मैं काम कर रहा था उस समय प्रेम सिंह जी जो प्रधान थे, उस समय के जमाने की बात है। तब से लेकर 5 बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के इलेक्शन का मुझे चुनाव लड़ाया गया और 5 बार मैंने भारतीय जनता पार्टी की सीट पार्लियामेंट के इलेक्शन किया। 3 बार मुझे सीकर लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने प्रतिनिधित्व देने के लिए भेजा है। हम सबकी टीम ने जो बहुत कम परसेंटेज हुआ करता था, उनकी सारी पार्टी की रीति नीति और हमारे कार्यकर्ताओं की भागदौड़ के कारण हमारे उस समय में पार्टी ने बहुत अच्छा स्थान जो है 2003 में हासिल किया, उसके बाद हासिल किया। लंबे समय तक ये सब चलता रहा। उसके बाद किन्हीं कारणों से मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरा मन जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो काम मैंने किया लगातार लगभग 22 साल तक, वो मेरे अंदर बिल्कुल जो है सदैव विद्यमान रहा। और कांग्रेस के इलेक्शन एजेंडा, उसके बाद की परिस्थितियां, किस तरह से 4.5 साल में उन्होंने जो कुछ कहा उसकी अनदेखी की, रीट की कहानी सबको पता है। कितने लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, कितने परिवारों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। किसानों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी पिछले दिनों ही जितनी खराबा हुआ है उसमें कहीं भी कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा तक नहीं आया है। इन सब परिस्थितियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पुनः भारतीय जनता पार्टी में आज वापस शामिल हो रहा हूँ। वैसे मेरा गहरी पहले से था, आज भी। सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद रहे महारिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और आज फिर वापस उनकी घर वापसी हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु प्रसाद, हम जानना चाहेंगे कि विष्णु प्रसाद, सहरिया ने भारतीय जनता पार्टी में की सदस्यता फिर वापस ले ली है, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उनकी लोकसभा क्षेत्र से क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उनकी घर वापसी को लेकर? सुभाष महारिया जी पूर्व सांसद हैं और जाट बहुल्य क्षेत्र का जाट नेता में एक दिग्गज नेता के नाम से जाने जाते हैं जी। दूसरा, 8 विधानसभा क्षेत्रों में इनका खासा असर है। सीकर विधानसभा क्षेत्र में इनका खासा असर है। लोकसभा सीट वहाँ से दी गई, घर भी वहाँ से और जीत से भी है जाकर, लगातार 3 बार सांसद रहे। तो जाट समुदाय में काफी असर देखने को मिलेगा इनके बीजेपी में जाने से। बीजेपी में भी खुशी की लहर है इनके आते हैं। क्या कारण है जिन कारणों से कांग्रेस से इनकी नाराजगी रही है, वो क्या कारण जाहिर किए गए हैं? एक कारण सुभाष महारिया जी ने कारण लगाए हैं जो युवा वर्ग के देश में नीति, बेरोजगारी वगैरह पे ध्यान नहीं देगा
और दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि इन्होंने समीक्षा बैठक तक नहीं रखी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक नहीं रखी या इनकी सुनवाई नहीं, जो भी इन्होंने आरोप लगाए वो लगाते हैं। साथ में पूर्व आईपीएस और आईएएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो इन्हीं के साथ रहे हैं वो पहले भी, या उन्होंने अलग से सदस्यता ली है? जी, उनके साथ ही रहे, इनके साथ रहे नहीं, उन्होंने सदस्यता अलग से ली है, लेकिन इनके साथ ज्वाइन किया है उन्होंने भाजपा को। जिस तरह से राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं उन्होंने कि राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थी चुनाव में उस समय 2018 में और वो पूरी नहीं की हैं, तो ये भी उनकी नाराजगी की एक वजह सामने आ रही है। तो उन आरोपों के चलते अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने आया है, या फिर इनके भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी को लेकर, कांग्रेस छोड़ने को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने आया है? क्या कहना है कांग्रेसियों का? जी, कांग्रेस का अब तक कोई बयान नहीं आया है और भाजपा में की लहर है। रही बात आरोपों की, तो आरोप तो पायलट भी लगा ही रहे हैं, कोई आरोप पायलट ने भी लगाए हैं, तो आरोप चलता रहेगा। तो ये राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो बाकी तो सब अगर वापसी में लगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने थे हमारे संवाददाता विष्णु प्रसाद। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुभाष महरिया अब जो है भारतीय जनता पार्टी में उनकी घर वापसी हो गई। 2016 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वर्तमान की जो राज्य सरकार है उन्होंने घोषणाएं पूरी नहीं की हैं, युवाओं को छला गया है, बेरोजगारी की उन्होंने बात कही, और साथ ही अपने त्याग पत्र में कांग्रेस से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। और साथ में उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि पिछले चुनाव में चाहे उन्होंने पूरी अपने लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीट में जीत दिलाई है, और जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई थी तो उसकी समीक्षा बैठक भी आज तक नहीं की गई है। इस तरह की बातें लिख करके कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।